हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। आज के लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको ओम्स लॉ तक सारी चीज़ें बता रखा है। आज हम लोग प्रतिरोध के बारे में देखेंगे, देखते हैं क्या होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में कितनी बातें हैं जो हमें सीखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो प्रतिरोध, हम लोग प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। तो प्रतिरोध किसी भी पदार्थ की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। किसी पदार्थ की का गुण होता है जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, का विरोध करता है। मतलब क्या है कि आपका प्रतिरोध जो है वो किसी पदार्थ का गुण होता है जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का क्या कर रहा है, विरोध करता है। ठीक है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इसे हम लोग OHM या ग्रीक सिंबल, कुछ इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा ओम होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें प्रतिरोध हमारा आर अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे आर अक्षर द्वारा, किसके द्वारा? आर अक्षर द्वारा सूचित करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं। ठीक है। प्रतिरोध किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। मीन्स जिस मटेरियल में प्रतिरोध ज़्यादा होगा वहाँ धारा कम होगी, जिसमें कम होगा वहाँ धारा ज़्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें किसी भी चालक का प्रतिरोध, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी भी चालक का प्रतिरोध अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए देखिए क्या चीज़ हो सकता है। यहाँ पे एक बात और यहाँ ध्यान रखिए, हमने प्रतिरोध की बात की। अगर मैं एक बात बोलूँ, ये आपके पास मार्कर है, इस मार्कर में प्रतिरोध है, तो जिस पदार्थ में प्रतिरोध का गुण पाया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग प्रतिरोधक बोलते हैं। मतलब जिस पदार्थ में प्रतिरोध का गुण अधिक होता है उसे हम लोग प्रतिरोधक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। प्रतिरोध का गुण होता है उसे प्रतिरोधक, मतलब रजिस्टर, इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पदार्थ जिसमें प्रतिरोध का गुण होगा वो प्रतिरोधक ही होगा। आपके कंडक्टर में भी प्रतिरोध की प्रॉपर्टी होती है, बट इसकी तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, या हम वायर के ऊपर जो प्लास्टिक लगा हुआ है वो आपका जो है क्या है, उसमें प्रतिरोध की प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम एज ए इंसुलेटर यूज कर रहे हैं। तो ये बात है, फिलहाल यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है। अब देखिए किसी भी अगर मटेरियल का प्रतिरोध हमें निकालना है, स्पेशली चालक का, तो देखिए यदि हमें किसी चालक तार का लेंथ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है और रजिस्टिविटी रो दे रखा है। ठीक है। प्रतिरोधकता, तो इसमें जो प्रतिरोध होगा R इज इक्वल टू रो L/A होगा। जहां आपका रो क्या होता है, इसको हम रो बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। अब आप कहेंगे सर ये प्रतिरोधकता क्या होता है, अभी बताएंगे। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। और L क्या है? तार की लंबाई किस में होगी भाई? मीटर में होगी। तार की लंबाई होगी मीटर में। A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किस में होगा? मीटर स्क्वायर में होगा। किस में होगा भाई? मीटर स्क्वायर में होगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है कि किसी भी चालक तार का अगर लेंथ दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया और रो दे रखा है, रजिस्टिविटी दे रखा है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? R इज इक्वल टू रो L/A।
ये हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए प्रतिरोध के नियम की हम लोग बात करेंगे, प्रतिरोध के नियम की, लॉ ऑफ द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध का नियम, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ द रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ द रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का नियम क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। देखिए प्रतिरोध के मुख्यतः जो है क्या नियम है ये हम लोग जान लें। पहला नियम प्रतिरोध का है, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उस चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब प्रतिरोध किसी भी तार की लंबाई के समानुपाती होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब अगर आप तार की लंबाई को आप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूसरा आपका नियम है कि जो प्रतिरोध होता है वो मोटाई के क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा? प्रतिरोध घट जाएगा। मतलब यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि बड़े तार का, लंबे तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। मतलब अगर कोई तार लंबा है, लंबे तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। इसका क्या मतलब? दो तार है, अगर तुलना करें दोनों तार की, अगर उनका क्रॉस सेक्शन एरिया, उनकी मोटाई बराबर है तो जो तार लंबा होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। इसी तरीके से अगर दो तार हैं, दोनों का लंबाई सेम है, दोनों की लंबाई सेम है, तो जो तार मोटा होगा, मतलब मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। मतलब मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि एरिया बढ़ने से तार मोटा होता है और एरिया जब बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एरिया जब बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। तो हमें इतनी बात जो है रेजिस्टेंस से रिलेटेड मालूम होना चाहिए कि किसी भी रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से उसके लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड कर रहा है। अब अगर सिंबल की बात करें, रेजिस्टेंस की सिंबल की बात करें, तो देखिएगा ये आपका जो होता है ये फिक्स रेजिस्टेंस होता है। ये फिक्स रेजिस्टेंस होता है। अगर यही चीज़, ये सिंबल है, इसमें एक एरो लगा दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये बात हमें यहाँ पे अतिरिक्त रूप से पता होना चाहिए। सिंबल अगर कहीं पर भी अगर हमें रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है तो हम बिल्कुल इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ये फिक्स रेजिस्टेंस होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी हमें कहीं रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इसी टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट हमें जान लेना है कि यदि नोट पॉइंट क्या होगा, यदि किसी भी चालक तार की लंबाई को हम लोग बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे किस विधि से बढ़ाएंगे? अगर हम एरिया को कांस्टेंट रख रहे हैं, एरिया में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चालक तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो आपका प्रतिरोध बढ़ेगा। मान लीजिए अगर लंबाई दोगुना करेंगे तो जो प्रतिरोध आएगा वो भी दोगुना हो जाएगा। तो तार की लंबाई जितना आप बढ़ाएंगे, अगर एरिया को आप फिक्स रखते हैं तो अगर तार की लंबाई, अगर एरिया आपने फिक्स रखा किसी तार का क्रॉस सेक्शन एरिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? लंबाई बढ़ा रहे हैं तार का, तो लंबाई बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? उस तार का जो प्रतिरोध होगा उतने ही टाइम बढ़ या घट जाएगा जितने टाइम आप क्या करेंगे? तार की लंबाई को बढ़ा या घटा देंगे। तो इस बात को आप अतिरिक्त रूप से ध्यान में रखिए, ठीक है। अभी हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे कि अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स ना हो, किसी भी वायर को स्ट्रेच करके घटाया बढ़ाया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से जो है फिलहाल ये इसमें जो है चेंज आने वाला है। देखिए यहाँ से हमारे पास जो प्रतिरोध का फॉर्मूला था रो एल बाई ए था, रो एल बाई ए था। यहाँ से आपने एक चीज़ सीखा कि लेंथ के साथ किस तरीके से, डायमेंशन पे किस तरीके से रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। मतलब ये डायमेंशन पर डिपेंडिंग क्वांटिटी है, मतलब जो आपका रेजिस्टेंस है ये डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है पूरी तरह मटेरियल के, जो भी आपके पास फिलहाल वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे निकल के आती है, प्रतिरोधकता। क्या निकल के आती है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता
या आप इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को आप बोलते हैं रजिस्टिविटी इंग्लिश में, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, इसको आप सिंपली डिफाइन करते हैं प्रतिरोध की क्षमता। मतलब क्या है? प्रतिरोध की जो क्षमता है उसी को ही हम प्रतिरोधकता कहते हैं। कहने का सेंस, किसी भी चालक तार में जो प्रतिरोध किसी करंट का विरोध करेगा तो वो एक निश्चित क्षमता के साथ करेगा, उसकी एक कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी के साथ वो उसका अपोज करेगा, तो उसी कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता बोलेंगे या विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे। मतलब वो क्षमता, जिस क्षमता के साथ कोई भी प्रतिरोध किसी करंट का विरोध कर रहा है उसे हम प्रतिरोधकता बोलेंगे। इसे प्रतिरोधकता को हम लोग रो अक्षर से डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, यहाँ से हम रो की वैल्यू निकालेंगे तो RA/L मिलेगा। आर की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो यूनिट ऑफ रो जो आपको देखने को मिलेगा, मतलब यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ओम मीटर। जी हमें अतिरिक्त रूप से पता होना चाहिए कि जो रो की यूनिट होती है, रो की यूनिट क्या होगी? ओम मीटर होगी, ठीक है। अब देखिए ये तो यूनिट हो गई किसकी? प्रतिरोधकता की, मीन्स विशिष्ट प्रतिरोध की। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता तार के डायमेंशन पर निर्भर नहीं करती। डायमेंशन पर निर्भर नहीं करती। मतलब अगर तार की लंबाई चौड़ाई आप कुछ भी घटा बढ़ा रहे हैं तो उससे प्रतिरोधकता चेंज नहीं होती। प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करता है, टाइप ऑफ पदार्थ, पदार्थ के परिवर्तन पर, पदार्थ पर निर्भर करता है। अगर आप पदार्थ का टाइप बदल दे रहे हैं तो किसी भी चालक तार की प्रतिरोधकता बदल जाएगी। कहने का मतलब, अगर एक तार एल्युमिनियम से बना है, दूसरा तार कॉपर से बना है, तो दोनों तारों की प्रतिरोधकता अलग अलग होगी। लेकिन अगर एक तार 10 सेंटीमीटर का है, एल्युमिनियम से बना है, और एक तार 20 सेंटीमीटर का है, एल्युमिनियम से बना है, एल्युमिनियम से दोनों बना है, ये 10 सेंटीमीटर, तो दोनों का लंबाई कुछ भी हो, मोटाई कुछ भी हो, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो, रो हमेशा सेम होगा। कहने का मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि यदि एक तार की लंबाई L सेंटीमीटर या L मीटर है और दूसरे तार की लंबाई 2L है, तो दोनों के प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्रतिरोधकता का अनुपात हमेशा अगर सेम मटेरियल का बना हुआ है कोई भी दो तार, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, डायमेंशन कुछ भी हो, उसकी प्रतिरोधकता का जो अनुपात होगा हमेशा क्या होगा? 1:1 होगा। प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधकता का जो अनुपात हमें देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1:1 देखने को मिलेगा। तो ये अतिरिक्त रूप से आपको पता होनी चाहिए। तो किस तरीके से जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब टेम्परेचर चेंज होने से प्रतिरोधकता हमारी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। किसी भी मटेरियल की जो प्रतिरोधकता होगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये हमें जो है अतिरिक्त रूप से जानना है। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किसी भी पदार्थ की जो है, किसी भी पदार्थ के डायमेंशन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ के डायमेंशन पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चालकत्व की, या जिसको आप चालकता बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस आप जिसको बोलते हैं, कंडक्टेंस, मतलब इसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका प्रतिरोध का उल्टा होता है। या आप सीधे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी तार में जो धारा प्रवाहित होती है उसका ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो G = 1/R होता है। इसकी यूनिट होती है महो। इसकी यूनिट क्या होती है? महो, या ओम इनवर्स कहते हैं। क्या? महो या ओम इनवर्स, उल्टा जस्ट। तो G = यहाँ फॉर्मूला मिलता है
1/r की फॉर्म यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे तो a ऊपर चला जाएगा a/ρl। तो यहाँ g इज इक्वल टू हम लिखते हैं सिग्मा a/l। यहाँ पे सिग्मा जो होता है वो 1/ρ होता है। इसको हम बोलते हैं चालकता। क्या बोलते हैं? चालकता, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सिग्मा जो होता है ये कंडक्टिविटी होती है। इसकी जो यूनिट होती है सिग्मा की कंडक्टिविटी की, वो होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जिस तरीके से इसका है, या इसी को हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसकी यूनिट साइमन भी होती है, साइमन। ठीक है, इसकी यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या साइमन पर मीटर होती है, या इसकी यूनिट हम और क्या बता सकते हैं, साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो सकती है, कंडक्टिविटी की यूनिट साइमन अपान मीटर हो सकती है, साइमन मीटर इनवर्स हो सकता है, महो अपान मीटर हो सकता है। यहाँ हम लोग महो अपान मीटर भी लिख सकते हैं, महो अपान मीटर या आप लिख सकते हैं, और महो मीटर इनवर्स। देखिए महो का जो सिंबल हम लोग बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अगर कहीं पर भी ओम का इनवर्स हम लोग कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग सिंबल बना देते हैं। तो उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कहीं पर भी अगर ऐसे आ रहा है। और अगर हम लोग बात करें चालकता को कहीं दिखाना हो, चालकत्व को, तो हम ऐसे ही दिखाते हैं, बस वहाँ जी बना होता है। रजिस्टेंस और कंडक्टेंस की जो है सिंबल में कोई डिफरेंस नहीं आता, ये सर्किल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वो तो बस हमने ऐसे इन सर्किल कर दिया, ये आपका होता है, यही आपका कंडक्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, जी से हम उसको डिनोट करते हैं कहीं पर किसी भी सर्किट में। ठीक है, तो हमें जो है कंडक्टेंस के बारे में इतना आइडिया हो जाना चाहिए। ठीक है, विशिष्ट चालकता मैंने आपको बता दिया। विशिष्ट प्रतिरोध का जो होता है वो उल्टा होता है, विशिष्ट चालकता जो होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस रो इज इक्वल टू क्या होता है, 1/सिग्मा। तो ये तो बात हो गई प्रतिरोध की, प्रतिरोधकता की, चालक की, चालकता की, इतनी बात हमने कर लिया। अब देखिए हम इसमें कुछ छोटे छोटे जो जनरल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को खींच करके क्या कर दिया जाए, n टाइम्स बढ़ा दिया जाए या 2 गुना कर दिया जाए, तो उसका जो है फिलहाल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो ये जान लीजिए, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो हमारे इंग्लिश वाले वीडियोस देख सकते हो, आपको प्रूफ वहाँ देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से इसको प्रूफ किया गया है। ठीक है, हमें प्रूफ से नहीं मतलब है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई, मतलब एक हमारे पास चालक तार है पहले से, ये एक चालक तार है, इसका जो है रेजिस्टेंस रो है, आर है, सॉरी रेजिस्टेंस रो एल बाई ए। इसी चालक तार को n टाइम खींच करके इसका जो लेंथ कर दिया गया वो n टाइम कर दिया गया। अगर इसका लेंथ पहले l था तो इसी को जब खींच करके बढ़ाया गया, जब खींच करके बढ़ाया गया इसी की लंबाई, तो nl कर दी गई। कितनी कर दी गई भाई, ये पूरा जो लेंथ है वो nl हो गया। कितना हो गया, nl। तो कह रहा है न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई तार आप खींचेंगे तो जितना तार की लंबाई जितने टाइम्स बढ़ेगी उतने टाइम्स इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आपका उतने टाइम डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर ये एरिया ए था तो अब यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, n टाइम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लेंथ कहाँ से बढ़ा, एरिया से ही तो एडजस्ट होगा। तो एरिया अगर हमारा जो है, लेंथ अगर हमारा n टाइम्स बढ़ रहा है तो एरिया हमारा n टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हम जब अगर न्यू रेजिस्टेंस निकालेंगे तो न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो हमें क्या करना है, एल न्यू रखना है, ए न्यू रखना है। चूंकि पदार्थ वही है, मटेरियल वही है, तो रो में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रतिरोधकता में कोई चेंज नहीं आएगा। तो रो ऐसे ही रहने दो, ए न्यू की जगह एन एल, एल न्यू की जगह एन एल हो गया, ए न्यू की जगह ए बाई एन, एन एन ऊपर जाएगा तो एन स्क्वायर रो एल बाई ए। अब आप देखिए ये ओल्ड वाला रेजिस्टेंस है, मतलब आर न्यू जो आएगा एन स्क्वायर टाइम आर ओल्ड हो जाएगा। तो डेरिवेशन भी हो गया है। फिलहाल इसको अगर और डिटेल में आपको अच्छे से समझना है तो आप जो है
इंग्लिश वाला वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा न्यू रेजिस्टेंस क्या है, एन स्क्वायर टाइम आर ओल्ड है। कहने का सेंस यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता है कि एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, पहले से ही प्रतिरोध दे दिया है कितना, आर इज इक्वल टू 10 ओम। कह रहा है उस चालक तार की लंबाई खींच करके 2 गुना कर दी गई तो उसका न्यू प्रतिरोध क्या होगा। तो एन की वैल्यू कितनी है, 2 गुना कर दी गई ना, एन टाइम्स मतलब 2 टाइम्स। तो यहाँ पे जो न्यू प्रतिरोध होगा आर न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम आर ओल्ड। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर है, आर ओल्ड कितना है, आर ओल्ड हमारे पास कितना है भाई, आर ओल्ड की यहाँ पे वैल्यू है 10, आर ओल्ड की वैल्यू हमारे पास 10, ये हो जाएगा 4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 40 ओम। ठीक है, क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा वो यही पूछेगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं लेंथ को इस तरीके से इंक्रीज करते हैं तो कितना चेंज आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे इसको देख करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने लेंथ को स्ट्रेच करके अगर बढ़ाया है तो किस तरीके से चेंज देखने को मिल रहा है हमें रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस से रिलेटेड हम लोग कुछ और बातें देखते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल देखते हैं, रेजिस्टेंस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। रेजिस्टेंस अगर कहीं पे दिया है और उसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो उसमें पावर, वोल्टेज, करंट अगर निकालना हो तो कैसे, न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे, उसका जनरल फॉर्म देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे आगे चल के कि कैसे न्यूमेरिकल हम लोग कैलकुलेट करना है। देखिएगा हमारे पास क्या है, हमारे पास हम बात करने जा रहे थे, एक सपोज अपने पास एक रेजिस्टेंस है और इसको एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया गया, बैटरी से जोड़ दिया गया V। ये मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, इसमें करंट आई जा रही है। और अगर हमें रेजिस्टेंस का पावर वगैरह, पावर ड्रॉप निकालना है, इसके द्वारा सप्लाई पावर निकालना है, करंट की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम करंट कैलकुलेट करते हैं, इसमें फ्लो होने वाली करंट। तो करंट अगर हमें धारा निकालना है तो धारा निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर आपको I निकालना है तो V अपान R, ये हो गया। ठीक है, हमने करंट कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस निकालना है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो आप ये जान लीजिए जितना वोल्टेज यहाँ है वही यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर आपको निकालना है वोल्ट पाथ, अगर आपको निकालना है वोल्ट पाथ, तो ध्यान दीजिएगा वोल्ट पाथ वही सेम टू सेम आएगा, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब अगर हमें शक्ति निकालना है कि कितना शक्ति क्षय हो रहा है, कितना पावर लॉस हो रहा है प्रतिरोध में, तो P इज इक्वल टू आप पढ़ते हैं क्या, वी आई या आई स्क्वायर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर, ये प्रतिरोध में लॉस पावर है। और बैटरी कितना पावर डिलीवर कर रहा है, तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई, दोनों की वैल्यू बराबर होगी अगर एक रेजिस्टेंस है तो। मतलब ये डिलीवर पावर है और ये लॉस पावर है, इसको हम बोलेंगे क्षय शक्ति। क्षय शक्ति कहाँ, क्षय शक्ति प्रतिरोध में, और ये बैटरी द्वारा दिया गया पावर, बैटरी द्वारा प्रदान शक्ति, मतलब बैटरी जो शक्ति प्रदान कर रही है वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो अब हमें बात आएगी, आपने शक्ति कैलकुलेट कर लिया, वोल्टेज धारा कैलकुलेट कर लिया, अगर हमें ऊर्जा निकालना हो कि घंटे भर में, 2 घंटे भर में या टी टाइम में कितनी ऊर्जा खपत कर रहा है, तो टी टाइम में अगर हमें निकालना है ऊर्जा खपत, तो ऊर्जा इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है W इज इक्वल टू क्या, P इंटू टी, P इंटू टी। तो P इंटू टी अगर ये वैल्यू आप देखेंगे तो ये एम्पियर में आएगी, ये आपका वोल्ट में आएगा, और ये आपका वाट में आएगा। किस में आएगा भाई, वाट में। और अगर इसको आप निकालेंगे तो देखिए पावर आपका है VI और T। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, इसको आप लिख सकते हैं किसमें, वाट में। आप इसी को इस जगह पे P की जगह पे आई स्क्वायर आर रख देंगे तो आई स्क्वायर आर टी, ये भी आपका किस में आ जाएगा, वाट में, वाट सेकेंड, वाट सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आपका आई स्क्वायर आर टी वाट सेकेंड। अब अगर
इसी को हम लोग क्या कर दें, आई स्क्वायर आर टी को 4.2 से डिवाइड कर दें तो ये बदल जाएगा किस में, कैलोरी में। ऊर्जा किस में बदल जाएगा, कैलोरी में बदल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कैलोरी में ऊर्जा बदल जाएगा तो इसी को हम लोग जूल्स लॉ बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ, जूल का नियम हम लोग बोलते हैं। तो ऊर्जा अगर हमें निकालना है तो आई स्क्वायर आर टी से हम निकालेंगे, वाट सेकेंड में है, किलोवाट हावर में हो सकता है, यूनिट में हो सकता है, कैलोरी में हो सकता है। मतलब हम किस में मेजर करते हैं, देखिए एनर्जी को वाट सेकेंड में, किस में मेजर करेंगे, वाट सेकेंड में, ठीक है। दूसरा आप मेजर करेंगे किलोवाट हावर में, तीसरा आप मेजर करेंगे यूनिट में, आप मेजर करेंगे कैलोरी में। इतने तरीके से आप ऊर्जा को मेजर कर सकते हैं, यही फॉर्मूला लगा करके आई स्क्वायर आर टी का सिंपली, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे दे दे और इसमें ये सारे हमको डेटा कैलकुलेट करने हो तो आई होप आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। आपके सेटिस्फैक्शन के लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेकर के कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। देखिए ये रहा, ध्यान रहे इसको हम लोग जूल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसमें, जूल में। हम इसको क्या कर सकते हैं, जूल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वाट सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। ये मान लीजिए 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ हमने ले लिया 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की हमने बैटरी ले ली, ये प्लस ये माइनस। तो देखो सबसे पहले आप करंट निकालोगे तो I इज इक्वल टू वी अपान आर, नो डाउट आपको समझ में आ रहा होगा, I इज इक्वल टू वी अपान आर, ठीक है, समझिएगा बात को। तो यहाँ पे V की वैल्यू है 12 और इसकी वैल्यू है 2, तो कितना आ जाएगा 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। अब अगर हमारा निकल गया, अब आप इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर, मैंने आपको बताया उतना ही आएगा। 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 6 एम्पियर की करंट है, तो कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। आपको पावर निकालना है, पावर इसके द्वारा डिलीवर पावर बराबर इसके द्वारा लिया गया पावर, तो चाहे जो निकाल लीजिए वी आई या आई स्क्वायर आर, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस के लिए सेम आएगा। कितना आ जाएगा, आई का स्क्वायर करेंगे 36 और आपका आर कितना है 2, तो कितना आ जाएगा भाई 72, यहाँ पे आ जाएगा 72 वाट। तो ये तो पावर तक की बात हो गई। अब ऊर्जा की बात होगी, ऊर्जा की बात होगी कि 1 घंटे में या 1 घंटे में कितना जो है फिलहाल पावर लॉस होगा, कितना ऊर्जा क्षय होगा इसके क्रॉस। तो आप देखिए 4, हमें ऊर्जा निकालना है तो W बराबर PT, हमें पावर पता है कितना 72 वाट, टाइम कितना है 1 घंटे, मतलब आप यहाँ पे 1 आवर अगर लिखते हैं तो इसको आप लिखेंगे वाट आवर में, किस में लिखेंगे, वाट आवर में। इसको आप सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, चूंकि पूछ सकता है कि जूल में बताइए, तो इसको आप सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, 72 में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 72 में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। अब आपको कैलोरी में चाहिए तो आप क्या कर दीजिए, कैलोरी में अगर चाहिए तो 72 इंटू 3600, 1000 यहाँ लिख गया है सॉरी, डिवाइडेड बाय 4.2, ये आपका आ गया कैलोरी में, ठीक है। तो ऊर्जा को इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको किलोवाट हावर में चाहिए तो आप क्या करेंगे, किलोवाट हावर में अगर चाहिए तो यहाँ से हावर को ऐसे ही रहने देंगे, 72 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका किलोवाट हावर में आ जाएगा। मतलब हावर को ऐसे ही रहने देंगे, 72 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोवाट हावर आ जाएगा। मतलब आप सिंपली कह सकते हैं 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.072 ये किलोवाट हावर हो जाएगा, किलोवाट हावर में आ जाएगा। 0.1000 से डिवाइड करेंगे, है ना, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी 0.72 किलोवाट हावर। तो कहने का सेंस क्या है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, करंट, पावर हमें निकालना है तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए ये सारे फॉर्मूले हैं। एक मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। अभी जब हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे और सीखेंगे कि हम इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ अच्छा किया जा रहा है, कुछ अच्छी मेहनत हो रही है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।